बच्चों, इससे पहले आप लोग सरल रेखी पथ पर गति का अध्ययन कर रहे थे। उसमें वस्तु आपकी एक सरल रेखा में गति कर रही थी। अगर कोई वस्तु या तो x दिशा में ही गति कर रही थी तो सीधे x ही दिशा में बढ़ती जा रही थी, या y दिशा में कर रही थी तो y दिशा में ही बढ़ती जा रही थी। तो इस प्रकार एक ही दिशा में सरल रेखा में वस्तु गति कर रही थी तो हम उसको कह रहे थे सरल रेखी गति। किंतु अब हम ले रहे हैं समतल में गति। समतल से मतलब है जैसे आपका किसी भी तल पर या तो x और y दिशा मिलकर उस तल को बना रही है तो उसे हम XY तल कह देंगे या XY प्लेन, या आपके y और z मिलकर कोई तल बना रहा है तो उसे YZ तल कहेंगे, या किसी में x और z दिशा है तो XZ तल। तो दो विमाओं से बनकर आपका कोई तल बन रहा है। जैसे आप फर्श पर खड़ी हैं, वो भी एक प्रकार का तल है। बोर्ड में हम लिख रहे हैं, बोर्ड भी आपका तल है। अपनी कॉपी के कागज़ पे आप काम कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार का तल है। तो इस प्रकार से किसी समतल पर गति का हम इस चैप्टर में अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर समतल में गति का सबसे मुख्य उदाहरण है आपका प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य से मतलब है कि यदि कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर सीधे ऊपर को ना फेंकी जाए, क्योंकि ऊर्ध्वाधर फेंकी जाएगी तो वो सरल रेखी गति हो जाएगी, x दिशा में फेंकी जाएगी तो भी सरल रेखी गति हो जाएगी। तो ना तो वो x दिशा में फेंकी गई है ना ऊर्ध्वाधर फेंकी गई है, तो ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी कोण पर हम उस वस्तु को आगे को फेंक रहे हैं, तो उस वस्तु को तो हम कह देते हैं प्रक्षेप्य। कि ऊर्ध्वाधर से किसी कोण पर या क्षैतिज से किसी कोण पर यदि वस्तु फेंकी जा रही है, प्रक्षेपित की जा रही है, तो उस वस्तु को कहा जा रहा है प्रक्षेप्य। अब यहाँ पर प्रक्षेप्य गति से है कि किस प्रकार की गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं, इसमें और सरल रेखी गति में क्या अंतर है। जब हम सरल रेखी गति कर रहे थे तो उसमें क्या था कि वस्तु के गति की दिशा और उसके त्वरण की दिशा और वेग की दिशा एक ही थी। जिस दिशा में वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही थी उसी दिशा में त्वरण भी कार्य कर रहा था। तो वस्तु के वेग और त्वरण की दिशा एक ही थी। किंतु यदि वस्तु के वेग की दिशा अलग है और उस पर कार्यरत त्वरण की दिशा अलग है, तो वस्तु जो है किसी समतल पर एक वक्र पथ पर गति करने लगती है। तो इस प्रकार की गति को हम यहाँ पर समतल में गति कहते हैं कि वस्तु के वेग की दिशा और वस्तु पे कार्यरत त्वरण की दिशा भिन्न भिन्न है। तो उनमें से समतल गति का एक प्रमुख उदाहरण आपका है प्रक्षेप्य गति, जिसमें कि वस्तु ऊर्ध्वाधर से किसी कोण पर या क्षैतिज से किसी कोण पर प्रक्षेपित की गई है। तो जब वस्तु प्रक्षेपित की जा रही है आपकी, जैसे इस चित्र में दिखा रखा है, आपको x दिशा से थीटा कोण पर वस्तु प्रक्षेपित की गई है प्रारंभिक वेग u से। तो u वेग जो है ये तो x दिशा से थीटा कोण पर कार्यरत है, किंतु इस वस्तु पर एक आपका त्वरण कार्य कर रहा है जिसे हम कह रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण। वह गुरुत्वीय त्वरण जो है हमेशा आपके पृथ्वी की ओर नीचे की ओर को क्या करता है, कार्य करता है। तो इसलिए वेग की दिशा और त्वरण की दिशा भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर वस्तु जो है तल पर एक वक्र पथ पर गति करते हुए वापस उसी तल पर आ रही है। तो इस गति को हम कह रहे हैं प्रक्षेप्य गति। अब इस गति में भी वस्तु कैसे इस पथ पर कार्य कर रही है या कैसे इस पथ पर गति कर रही है, क्योंकि हम किसी भी वेक्टर के दो घटक ले सकते हैं, एक आपका क्षैतिज घटक और एक आपका ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक हमने x दिशा में लिया, तो यहाँ पर वेग का क्षैतिज घटक हो गया ux और ऊर्ध्वाधर घटक हो गया uy। हमने वेक्टरों का जहाँ पर घटक पढ़ा था तो हमेशा x दिशा के संग अगर हम थीटा कोण लेते हैं तो क्षैतिज घटक हो जाएगा u cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा आपका u sin थीटा। ये पहले ही हम वेक्टरों के वियोजन में आपको पढ़ा चुकी हूँ कि किसी भी वेक्टर का x अक्ष के साथ यदि थीटा कोण है तो उसके दो घटक वियोजित हो जाते हैं, एक x दिशा में एक y दिशा में। क्षैतिज दिशा के घटक को क्षैतिज घटक कहेंगे, वो u cos थीटा है, और
ऊर्ध्वाधर घटक या वाई दिशा में घटक को हम लेते हैं u sin थीटा। अब इन दो घटकों में भी हम देखते हैं कि त्वरण कैसे कार्य कर रहा है। तो जो गुरुत्वीय त्वरण है वो हमेशा नीचे की ओर को पृथ्वी की ओर कार्य करता है, अर्थात वो ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य कर रहा है। तो इसलिए उसका जो गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव पड़ेगा वो केवल हमारे ऊर्ध्वाधर घटक में पड़ेगा। और जो क्षैतिज घटक है वेग का, तो क्षैतिज दिशा में कोई भी बल या त्वरण वस्तु पर कार्य नहीं कर रहा है। तो यदि किसी वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता है या त्वरण कार्य नहीं कर रहा है तो उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर। अब चूंकि त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है, उस पर कोई त्वरण कार्य नहीं कर रहा, किसी प्रकार का कोई बल कार्य वस्तु पे नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब x दिशा में उसके वेग के घटक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो उसका x घटक यहाँ पर है, अगर उसकी लंबाई आपकी 2 सेंटीमीटर आ रही है तो यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर आएगी, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी। तो कहने का अर्थ है कि आपका x घटक परिवर्तित नहीं होगा। प्रारंभ में जो वेग का x घटक है वो अंत तक भी उतना ही रहेगा। लेकिन अब इसकी गति की दिशा जो बदल रही वो किसके कारण बदल रही है? y के कारण। जो y घटक है आपका uy, इस पे विपरीत दिशा में प्रारंभ में आप देख रहे हैं uy आपका ऊर्ध्वाधरतः ऊपर की ओर है, जबकि g का मान जो है, g हमेशा कहाँ की ओर कार्य करता है? पृथ्वी में नीचे की ओर को। तो त्वरण की दिशा वेग की दिशा के विपरीत है। तो इसका अर्थ है कि जब त्वरण की दिशा वेग की दिशा के विपरीत है या वस्तु पर गुरुत्व बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है और वस्तु ऊपर को जा रही है, तो वस्तु बल के विरुद्ध जा रही है, तो उसका वेग बढ़ने के बजाय क्या होता जाता है? घटता जाता है। किसी भी वस्तु में यदि बल की दिशा में ही वस्तु गति करती है तो वेग बढ़ जाता है, कि यदि वस्तु पर बल उसकी गति के विपरीत दिशा में लगता है तो वस्तु का वेग घटता जाता है। तो यहाँ पर भी त्वरण या गुरुत्व बल नीचे को कार्य कर रहा है प्रारंभ में, और वस्तु ऊपर को कार्य कर रही है, ऊर्ध्वाधरतः ऊपर को गई है वेग उसका uy वेग। तो जो आपका uy वेग है उसकी दिशा g के विपरीत है, जिसके कारण uy का मान जैसे ही वस्तु आगे को बढ़ती है तो uy का मान घटता जाता है। अगर हम यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पर इसको हम vy से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये vy अगर यहाँ पर आपकी दिशा यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो हमने इसे vy ले रखा है। तो vy आपका जो है ये पहले से छोटा हो गया वेक्टर। यहाँ वेक्टर की लंबाई बड़ी थी, यहाँ वेक्टर की लंबाई हमने छोटी दिखा रखी है। क्यों? क्योंकि जो वेक्टर घटक आपका ऊर्ध्वाधर दिशा में है, वेग का घटक, वो गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत दिशा में होने के कारण वेग घट गया। तो अब यहाँ पर हमने परिणामी वेग क्या लिया था? ये आपका ux था, ये uy था, और यहाँ से यहाँ तक हमने u को लिया था। अब यहाँ पर क्या है? vx बन गया। vx की तो लंबाई उतनी ही है, लेकिन vy की लंबाई देखिए पहले से छोटी हो गई। तो अगर हम इसका परिणामी लेते हैं तो आप एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। किसके नियम से? आपने समांतर चतुर्भुज के योग के नियम पढ़ रखे हैं कि ये अगर क्या है आपका x दिशा में वेक्टर है, ये आपका y दिशा में वेक्टर है, तो आप एक समांतर चतुर्भुज बनाती हैं और इसका जो विकर्ण है ये परिणामी वेक्टर को प्रदर्शित करता है। तो वही चीज़ आप यहाँ पर भी करेंगी। तो आप देखोगे कि ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है ये पहले से छोटा हो गया है, और ये जब पहले से छोटा हो गया है तो हम देखते हैं कि जब हम इसका परिणामी वेक्टर निकाल रहे हैं तो इसकी जो ये दिशा है कोण की, तो यहाँ पर और यहाँ पर आप देखिए कि आपका जो शुरू में जिस एंगल से आपने वस्तु को फेंका था, यहाँ पर तक पहुँचने पर ये एंगल x दिशा से अब कम कोण में झुका हुआ है। तो इसलिए ये एक वक्राकार पथ पे आ जाती है। जैसे समझिए आप कि शुरू में अगर यहाँ पर आपके 60 डिग्री के कोण पे फेंकी गई और यहाँ पहुँचने तक ये कोण आपका रह गया 40, तो ये इस तरह से क्या हो गई? वक्र हो गई। तो इसीलिए यहाँ पर भी यही हो रहा है कि वेग का क्षैतिज घटक तो अपने स्थिर है, लेकिन वेग का ऊर्ध्वाधर घटक कम हो गया। तो जैसे ही ये कम हुआ तो इसका जो हमारा परिणामी आया, अगर हम यहाँ से tan थीटा निकालेंगे तो ये tan थीटा जो है आपका पहले से क्या आ जा रहा है? कम। तो इसलिए ये वस्तु जो है एक वक्र पथ पर मुड़ गई।
और यही क्रम आपका लगातार चलता रहता है। जैसे जैसे ये जाती रहती है तो इसका आपका वेग का ऊर्ध्वाधर घटक जो है धीरे धीरे घटता जाता है, और एक बिंदु ऐसा आता है कि यहाँ पर इसका ऊर्ध्वाधर घटक Vy बिल्कुल 0 हो जाता है। जैसे ही Vy यहाँ पर 0 होता है तो अब ये ऊर्ध्वाधरतः ऊपर को जाना बंद कर देती है, किंतु यहाँ पर इसका पूर्ण वेग 0 नहीं होता है। क्षैतिज घटक Vx इसमें अभी भी इस दिशा में कार्य कर रहा है। तो वस्तु वहीं पर ही नहीं गिरती है। क्यों? क्योंकि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने पर भी उस पर वेग का क्षैतिज घटक कार्य कर रहा है। तो उस क्षैतिज घटक के कारण वह आगे को गति करने लगती है। केवल यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक Vy जो है 0 हुआ है। तो यहाँ पर जब उस पर आपका क्षैतिज घटक कार्य कर ही रहा है तो उसके कारण वो आगे को बढ़ने की कोशिश करती है, और जैसे ही वो आगे क्षैतिज दिशा में जाना चाहती है तो पुनः उसमें नीचे की ओर को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण G या गुरुत्वीय बल कार्य करता है। और अब आपके क्या होता है कि वस्तु के गति की दिशा और गुरुत्वीय त्वरण की दिशा दोनों जो है समान हो जाती हैं। तो इसलिए जो इसका वेग Vy है, Vx तो अभी भी वही रहेगा, लेकिन Vy जो है ये नीचे को धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि G की दिशा और Vy की दिशा दोनों क्या है, एक ही है। और एक ही दिशा होने के कारण इसमें पुनः जो पहले ऊर्ध्वाधर वेग घट रहा था अब नीचे की ओर को वो वेग बढ़ने लगता है। और जब नीचे की ओर को वेग बढ़ता है तो हमारा परिणामी वेग भी v बढ़ने लगता है, और आपका जो कोण था जो घट रहा था वह भी धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, x दिशा से कोण बढ़ने लगता है। और जब यह उसी तल पर v डैश बिंदु पर वापस आ जा रहा है तो v डैश बिंदु पर वापस आते ही यहाँ पर यह अपने पूर्व वेग u के बराबर ही वेग को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए O बिंदु पर जिस वेग से प्रक्षेपित किया जाएगा उसी तल पे वापस आने पर उसका अंतिम वेग v उसी के बराबर हो जाएगा। ux घटक शुरू से अंत तक एक ही समान है, और जो ये आपका Vy घटक था जो घट गया था ऊपर जाने पे वह भी धीरे धीरे बढ़ के पहले के बराबर ही हो जाता है। और इस तरह से वेग की ऊर्ध्वाधर वेग के परिमाण में निरंतर परिवर्तन होने के कारण परिणामी वेग की दिशा भी परिवर्तित होती जाती है, और जब परिणामी वेग की दिशा परिवर्तित होती जाती है तो यह वस्तु एक परवलयाकार पथ पर गति करने लगती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यदि कोई वस्तु ऐसे वेग से फेंकी जा रही है कि वस्तु का वेग और उस पर कार्यरत त्वरण दोनों की दिशा क्या है, भिन्न भिन्न है, तो वह वस्तु एक वक्र पथ पर क्या करती है, गति करती है, और इस गति को हम क्या कह देते हैं, प्रक्षेप्य गति। अब इसमें आपको सिद्ध करना था कि यह गति परवलयाकार पथ कैसे है। तो ये चित्र के द्वारा तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये परवलयाकार पथ पर कर रही है, क्योंकि परिणामी वेग की दिशा आपकी Vx और Vy का परिणामी जो है वो क्षैतिज से जो कोण बना रहा है वो परिवर्तित होता जा रहा है। अब उसी को हम आपके अगर किस में दिखा रहे हैं, आपके चित्र के गणना के द्वारा, तो गणना में हम देखते हैं कि दो घटक आपके हैं। x दिशा में वेग का घटक प्रारंभिक, तो वो था आपका u cos थीटा, और y दिशा में u sin थीटा। तो अगर इसके द्वारा हम देखते हैं कि पहले t समय में 0 से o से उसने चलना प्रारंभ किया, t समय पश्चात वो कहाँ पहुँचेगी, तो आप देखेंगे t समय पश्चात वो यहाँ पहुँच गई है। तो t समय पश्चात जब वो यहाँ पर पहुँच गई है इस स्थान पर, तो यहाँ पर अगर हम इसके निर्देशांक देखें तो ये आपका x दिशा में तय दूरी हो गई x, और यहाँ पर से हम इसके निर्देशांक देखें तो ये y दिशा में तय दूरी हो गई। ठीक, तो यहाँ से हम x और y की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम x और y की गणना करते हैं तो ये आपकी दूरियों को प्रदर्शित कर रहा है। अब आपने पढ़ रखा है कि जब क्षैतिज दिशा में आपका कोई त्वरण कार्य नहीं कर रहा है, अर्थात वस्तु एक समान वेग से चल रही है, तो चली गई दूरी बराबर हो गया वेग गुणा समय। वेग ux है और समय आपका t है, तो ux इंटू टी, u cos थीटा इंटू टी। इसी y दिशा में हम लेंगे विस्थापन। अब चूंकि y दिशा में गुरुत्वीय त्वरण g कार्य कर रहा है, तो इसलिए y दिशा में
जो उसका विस्थापन लेंगे वो आपका जी से प्रभावित होगा गुरुत्वीय त्वरण के कारण। तो इसलिए आपके यहाँ पर जो समीकरण रहेगी वो समीकरण आपके गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति वाली समीकरण लेंगे। तो आपने समीकरण पढ़ रखी है S = ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब माइनस क्यों लिया है? क्योंकि वेग की दिशा ऊपर की ओर है और गुरुत्वीय त्वरण की दिशा नीचे की ओर है। तो वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत कार्य कर रही है, गति कर रही है, इसलिए माइनस चिन्ह आ गया। तो y = uy की जगह u sin थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब समीकरण 2 में हम समीकरण 1 से t का मान निकालेंगे। t = x/u cos थीटा। तो यहाँ पर इस वैल्यू को 2 में पुट कर देंगे। y = u sin थीटा था, t की जगह रख दिया x/u cos थीटा माइनस हाफ जी और x/u cos थीटा का स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व करके आपका sin थीटा/cos थीटा tan थीटा, u से u कैंसिल, x माइनस हाफ जी x² cos स्क्वायर थीटा। तो ये एक हमारी समीकरण बन जाती है y और x में, जिसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें x की द्विघात है और y की एक घात है। तो कोई भी जो द्विघात समीकरण हमारी है यह आपकी एक परवलय के समीकरण को प्रदर्शित करके, इसको हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक वेग u जो है कांस्टेंट है, थीटा जिस एंगल से हमने प्रक्षेपित किया है वो भी स्थिर है, g का मान भी स्थिर है। तो इसलिए y = ax + bx² हम लिख सकते हैं क्योंकि y और x परिवर्तित हो रहे हैं समय के साथ। आप देख रहे हैं जैसे जैसे t परिवर्तित हो रहा है उसकी स्थिति बदल रही है प्रक्षेपी की, और स्थिति अगर बदल रही है तो x दिशा में विस्थापन और y दिशा में विस्थापन भी परिवर्तित हो रहा है। तो y और x चर राशियाँ हो गई और a और b कांस्टेंट है। तो गणित में आप पढ़ेंगे ऐसी कोई भी समीकरण जिसमें y आपका एक घात है और x द्विघात है, वह एक परवलयाकार पथ को प्रदर्शित करती है। तो चित्र से भी आपको स्पष्ट कर दिया है कि ये क्यों परवलयाकार पथ पर गति कर रही है, और आंकिक रूप से भी स्पष्ट हो गया है कि किसी भी प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार क्यों होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ये पूरा का पूरा 3 नंबर या 5 नंबर में आ जाता है। तो इसको आप पूरा चित्र सहित अच्छी तरह से तैयार करेंगे। धन्यवाद बच्चों।